नमन करने का एकमात्र कारण ये है कि हमें उनके विचारों को जिंदा रखना। आप मेरी एक आवाज पे मेरे कहीं से बैठ गए, आपको एहसास नहीं कि ये मेरी ताकत को कितना बढ़ा देता है। मैं नीचे जाके इसलिए बैठा था कि किसी भी साथी को नीचे बैठने पे शर्म महसूस ना हो कि हम नीचे बैठे। इसलिए मैं खुद जाके नीचे बैठा कि भाई हमें धीरे धीरे जमीन से इस आंदोलन को मजबूत करके ताकतवर बना के ऊपर लाके खड़ा करना है, जहां से जो गैर बराबरी है देश में, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, वो सारी तरह की गैर बराबरियां खत्म हो। जब मैं चला था, मैं ये पूछ रहा था कि सुबह 11 बजे आप रैली करने को कह रहे हो, 11 बजे लोग आ जाएंगे? तो इन्होंने मुझसे कहा कि आ जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता कि 11 बजे लोग आ जाएंगे, एक तो इतनी धूप है, और फिर मैंने कहा सुबह सुबह कैसे आ पाएंगे लोग। लेकिन जब मैं यहाँ आया भोपालगढ़, तो मुझे एहसास हुआ कि आप कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जो मोटरसाइकिल पे अपने अपने साधनों से बहुत दूर से हिम्मत बांध के जो है हमारे साथ चले आ रहे हैं, और जिन साथियों ने ये इतना अच्छा आयोजन करा, यहाँ की पूरी जिला कमेटी, मंडल और संभाग कमेटी के अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। बात है अब से 10 साल पहले की। मैंने आज तक कभी इस बात पे जिक्र नहीं किया कहीं। जब 10 साल पहले इस कार्यवाह को आगे चलाने के लिए हम लोग घर से निकले, तो बड़े अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि तुम जैसे बहुत आए बहुत चले गए, और बहुत आएंगे भी। हर किसी के अंदर थोड़े दिन का उबाल होता है कि वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का साथी बने। मैं उस अपमान को, उस हंसी मजाक को सहता रहा, लेकिन जब आज भोपालगढ़ आया और आपका ये प्रेम देखा, तो फिर मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि अगर कोई ईमानदारी से काम करे, अगर वास्तविकता में किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो, और लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, माँ बहनों का आशीर्वाद उसके साथ खड़ा of जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तरक्की करने से रोक नहीं सकती। ऐसे कितने मसले आए होंगे कि बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष रुका नहीं, संघर्ष जारी रहा। मैं लगातार राजस्थान भी आता हूं। मैं राजस्थान की अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम का धन्यवाद दूंगा कि सामंतवाद के गढ़ में उन्होंने जो है आज जो एक क्रांति पैदा की है, आज जो एक ताकत दिखाई है, ये बहुत सारे नेताओं की पैरों की जमीन खींच लेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोग ये भी कहते थे कि सामंतवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इनको काटना आसान नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि ऐसी कोई जड़ें नहीं बनी जिनको काटा ना जा सकता। ये परिवर्तन का आंदोलन है, और हम आज इस सभा में संविधान बचाओ यात्रा के जरिए पहुंचे हैं। मैं आपका जख्म नहीं खोले दूंगा कि राजस्थान में आपने पिछले 4.5 साल में क्या क्या सहा, या 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में क्या क्या सहा, या बीजेपी की सरकार ने आपकी किस तरह खाल उतारी, या कांग्रेस के लोगों ने किस तरह आपके ऊपर होने वाले जुर्म जाति अत्याचार पे मजाक उड़ाया। मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। मैं आज इस पे भी बात नहीं करूंगा कि कितने जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, नासिर जुनैद, कितनों को की बलि चढ़ी राजस्थान में। मैं आज इस बात पे बात करूंगा
कि आने वाले समय में किसी कार्तिक भेल, ओम प्रकाश रायगर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल या किसी और भाई की तरफ आंख ना उठे, इसकी तैयारी हमें करनी है। सुरेश की बड़ी बहन वहां बैठी थी, जब मैं नीचे आके बैठा तो वो रोने लगी, और क्योंकि यहाँ हमारे नेता लोग बोल रहे थे मैं सुन नहीं पा रहा था उन्हें कि वो क्या कह रही थी, लेकिन उनकी आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि यहाँ न्याय की क्या हद है, यहाँ न्याय किस तरह हावी है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, फिर कल उसके आंकड़े जारी हुए। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को ध्यान रखते हो, वो जातिगत आंकड़े कहते हैं कि 92% आबादी, 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान का वो कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी, लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुल्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधरती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके यह अन्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिले कि अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल ही और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है, उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उसमें जमीन नहीं, उसको जमीन मिले, उसमें रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले, उसमें उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले, और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए। राजस्थान समूह एक कानून नहीं बना पाएगा, एक व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाएगा, लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकतवर बनाने का फैसला ले लिया, अगर आपने तय कर लिया कि अब हम गुलामियों की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया कि हम हर जुल्म को खत्म करेंगे जड़ से, एक तरीका ये है कि अन्याय होने के बाद आप सड़कों पे आओ न्याय मांगने, FIR लिखाने, गिरफ्तारी कराने, और एक तरीका यह है कि अपनी ताकत बनाओ कि कोई ऐसी सामंतवादी सोच ही जो है वो किसी के दिमाग में ना आए कि किसी कमजोर की बेटी की तरफ आंख उठा के देखा जाए, किसी कमजोर के बच्चे की तरफ आंख उठा के देखा जाए, मटकी छूने में किसी की हत्या की जाए, मूछे रखने में किसी की हत्या की जाए। इस तरह की जो सोच है सामंतवाद की, उसके पैर उखड़ जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आपने कभी घर में कुत्ता पाला, उसको भी देखना, अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन उठाओगे, एक समय तक उससे छेड़खानी करो, वो प्यार देगा, लेकिन एक समय के बीतने के बाद वो भी हिंसक हो जाएगा।
मेरे लोगों को हो पता नहीं क्या गया है। हर साल धोखा खाते हैं और फिर 5 साल के धोखे के लिए तैयारी करते हैं। जिन्होंने आज तक आपकी उधड़ी हुई चमड़ी और लुटती हुई इज्जतों में एक बार आंसू नहीं बहाया, एक शब्द नहीं कहा, वो आपको न्याय दे देंगे मेरे लोगों। वो कभी आपको न्याय नहीं देंगे। उनका बस चले तो आज जो भारत के संविधान की वजह से ये कपड़े पहनने को मिले हैं, ये सम्मान का जीवन मिला, इसको भी वो लोग छीन लें, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं देश में बराबरी आए। इस देश में बराबरी लाने का, समानता लाने का एक फॉर्मूला है कि जिनका वोट हो उनका राज हो। वोट आपके पास है, आपको फैसला करना है। आपने वोट दो धारी तलवार है, अपने व्यक्ति को दी तो आपका भला होगा, अगर दुश्मन को दी तो दुश्मन का भला होगा, दुश्मन का भला होगा तो आपका भला नहीं हो सकता है। अगर अपने को दी तो आपकी समस्या खत्म होगी, और अगर दुश्मन को दे दी गलती से तो आपका खात्मा सुनिश्चित है, आपके अधिकारों का खात्मा सुनिश्चित है। ये बताने के लिए मैं गोपालगढ़ हूं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा लिया, सबको आजमा लिया, आपने सबको मौका दिया। मैं बस आपसे पूछने आया हूं, क्या आपके खून का आपके साथ कुछ रिश्ता है या अधिकार बैठता है नहीं है बैठता? आप बताओ मुझे। आपको याद है, मैं इंद्र मेघवाल के घर 4 बार आया, 4 बार मुझे लौटा देगा, दिल्ली छोड़ के आते हैं पुलिस लगा के। मैं इनके पुलिस से नहीं भिड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि पुलिस में हमारे लोग हैं, लेकिन पुलिस करे क्या? पुलिस सरकार की है। आप ये बताओ, क्या जुल्म जाके अत्याचार आपके भाग्य में किसने लिखा है क्या? वोट की शक्ति से आप चाहो तो किसी को भी जो है ताकतवर बना दो, और किसी को भी जो है जो अपने आप को ताकतवर समझता उसको जमीन पे बिठा दो। ये वोट की ताकत है। आप अपनी ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो? वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है मेरे लोगों। रोटी गोली तो हम लोग खा ही रहे हैं, कच्ची पक्की खा रहे हैं, ये बात सच है। नमक से खा रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन स्वाभिमान, सम्मान, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि व्यक्ति भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस राजस्थान में अपमान क्यों बर्दाश्त करें? आपने मुझे पगड़ी पहनाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल मजा तब आएगा जब राजस्थान में मेरे लोग सर पे पगड़ी आएगी, और वो पगड़ी जिसमें ताकत होगी, जिस पगड़ी के पहनने के बाद आपकी कलम में वो ताकत होगी कि आप चाहो तो अपने बच्चों को कितने रोजगार दे दो, आप चाहो तो कितने ही भूमिहीनों को भूमि दे दो, कितने ही लोगों को लोन दे दो, कितने लोगों को रोजगार दे दो, कितने ही लोगों को, गरीबों को, कमजोरों को सशस्त्र लाइसेंस दे दो। तमाम तरह की योजनाएं जो है वो आपके हिसाब से बने, वो पगड़ी और उसका एकमात्र तरीका है कि अपनी वोट की शक्ति को इकट्ठा करो। एक फाइल मेरे पास आई, बहुत जरूरी मसला, मैं इस पर जरूर बोलूंगा। सुनील इंडलिया मेघवाल का, आप जानते हैं सुनील को? जो नहीं जानता है जान लो। उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले शहीद हुए और उनकी 4 पीढ़ी है आर्मी में, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। आप सुनो मेरी बात को, आपको समझ आएगी। ना मिला शहीद का दर्जा, ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी जान लो। मेरा एक छोटा भाई आर्मी में, उसका फोन आया एक दिन मुझे कि भैया आप एक मामला उठा दो। मैंने कहा क्या हुआ? कि हमारे यहाँ एक शेड्यूल कास्ट के सिपाही को एक सीओ रैंक के अधिकारी ने बहुत अपमानित किया, बहुत गालियां दी सबके सामने। इतनी गालियां दी, उल्टा सीधा बका, जाति सूचक शब्द कहे कि वो एक दिन तो किसी के साथ बोला नहीं और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। अगर आप इसकी जांच करा दें, सुसाइड नहीं है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने महसूस किया कि इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा आप एक बार जांच करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उस भाई को न्याय मिल जाएगा। मैं लगातार नजर बना के रखा हूं हर मसले पे। जब बात आती दलित पिछड़ों के बच्चों की, आदिवासियों के बच्चों की, तो क्योंकि अगर उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो उस परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा और उस परिवार को जो सहयोग मिल रहा है वो भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के
जब बात आती है दलित पिछड़ों के बच्चों की, जब बात आती है उनको सम्मान दिलाने की, तो जानबूझ के वहां बैठे तंत्र में बैठे वो लोग हमारे बच्चों को आत्महत्या करार देके, सुसाइड करार देके उनको शहीद का दर्जा नहीं देने देते। ये मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक इनकी जांच कराने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे, जब तक इन पर कार्रवाई करने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे। ये तभी बंद होगा मेरे लोगों, ये शहीद का दर्जा तब मिलेगा जब न्याय होगा। और न्याय कब होगा? जब न्याय दिलाने वाले हाथ आपके होंगे। या पुलिस के लोग खड़े हैं, आप वो बेहतर जानते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो रेप हत्या होने में भी FIR नहीं लिखते, जो ताकतवर लोगों से पैसे लेके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते। ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। और एक मामला थाना गाजी का चोरू का मेरे याद है कि एक महिला के साथ 8 पुलिसकर्मियों ने रेप किया था। वहां हम लोग गए थे आंदोलन में। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इन पे कार्रवाई करने वाले हाथ आपके नहीं होंगे और इनको ये एहसास नहीं होगा कि अगर आप न्याय नहीं दोगे, आप संविधान के जरिए मिली नौकरी में बैठ के ताकतवर लोगों की चापलूसी करोगे, अपनी नौकरी का सही जो है इस्तेमाल नहीं करोगे कमजोरों की मदद के लिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक इनको यह एहसास न हो जाए कार्रवाई हो सकती है, तब तक ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे। पुलिस सरकार की होती है, इंटेलिजेंस सरकार की होती है, जिसे चाहे अपराधी बना दो और जिस अपराधी को चाहे छोड़ दो। आप अपनी ताकत बनाओ, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, वो सम्मान भी मिलेगा, और वो कोई भाई जो है उसके साथ अन्याय नहीं होगा भविष्य में। इसलिए मैं बात आपको बता रहा हूं। मैं तो जानता हूं, मैंने 50 मामले देखे। एक मामला मेरे यहाँ सहारनपुर में हुआ, बच्चे को उसको गोली यहां लगी हुई है। मैंने पूछा कैसे, ने कहा कि सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा कैसे, यहां कैसे सुसाइड कर लिया? कहा हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें तो ये पता है कि सुसाइड कर लिया। फिर एक और दूसरा बच्चा ड्यूटी करता हुआ पानी का टैंक साफ करने के लिए घुसा, वहीं मौत होगी। पूछा क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। ऑन ड्यूटी अगर किसी की जान जाएगी तो वो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये प्रावधान है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को, कि हमारे लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए, हमारी शहादत का मौन ना बचे, हमारी शहादत का मजाक उड़ा जाए, इसलिए जानबूझ के किया जाता है। इसको रोकने की एक ही शक्ति आपके पास, मौका आपके पास आ गया। अगर आप चूक गए तो अगले 5 साल अन्य अत्याचार सहना पड़ेगा। मैं आपके बीच में रहूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चूके, आपने बिल्कुल निशाना लगा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजा, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 5 साल आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी पार्टी, आपका दल, आपका बल, और आपका बल आपकी समस्याओं का हल आप फैसला करो कि आप किसके साथ हो। और ये जो मेरी माए बहनें बैठी है, तुम्हें ज्यादा प्रचार करना, हमारी महिलाएं थोड़ी सी कम अभी उस तरह से तैयार हुई हैं। एक तो यहाँ घूंघट इतना बड़ा है, मैं पूछता हूँ ये क्या है? कहा कि परंपरा। तो मैंने कहा ठीक है, ये पुरुषों को क्यों नहीं करवाते घूंघट, उनको भी करा दो। कोई ऐसी परंपरा भी बना दो कि महिलाओं के बराबर हो जाए पुरुष भी। बेटी हमारी, बहन हमारी, माँ हमारी, चाची हमारी, ताई हमारी, परिवार हमारा, फिर भी परंपरा। और मैंने पूछा कि परंपरा तो वो भी थी सती प्रथा वाली, उसको क्यों नहीं निभा रहे हो अभी तक? परंपरा तो वो भी थी बाल विवाह वाली, उसको क्यों नहीं निभा रहे हो? और परंपरा तो बहुत थी तुम्हें अपमानित करने के लिए। यहाँ जो सतपाल चौधरी जी बता रहे थे कि ताकतवर लोग रोक लेते थे डोली, परंपरा तो ये भी थी कि आपको मुंह रख के नहीं निकलने दिया जाता था। परंपरा तो ये भी है सामंतवाद के गढ़ में कि बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं गया था पाली, कि जूते पहन के नहीं निकलने देते आज भी। उन परंपराओं का क्यों नहीं पालन करते आप लोग? परंपराएं महिलाओं के नाम पे ही क्यों? ये आपको समझना चाहिए। परंपराएं महिलाओं को रोकने के लिए है, और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा मैं किसी भी समाज, किसी भी देश की तरक्की उस समाज, उस देश में रहने वाली महिलाओं से मापता हूं। आप ये सोचो, जिस महिला को इस तरह आपने जो है
अभी खुल के जीने नहीं दिया, फिर वो कैसे जो है इसकी तरक्की होगी। और अभी आया वुमेन रिजर्वेशन, आपने देखा क्या? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं है, बिल्कुल महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए तब होगा जब उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उस 33% में, तब होगा महिलाओं के लिए। अभी तो ताकतवर लोगों के लिए है। और कल मेरे एक साथी इसका उदाहरण बता रहे थे कि आजाद भाई, एक तरफ शेर खड़ा कर दो, शेर का मतलब उनके समझाने के अनुसार शेरनी, और एक तरफ बिल्ली, और बीच में रख दो कोई भी खाने का टुकड़ा जिसको खाती हो, तो आप ये देखना क्या शेरनी के आगे बिल्ली खा लेगी क्या? आप बताओ, क्या शेरनी बिल्ली को खाने देगी क्या? और अगर ज्यादा बिल्ली ने जिदबाजी गई तो शेरनी बिल्ली को भी खा जाएगी। समझ रहे हो? ये महिला रिजर्वेशन नहीं है। इस ये यात्रा खत्म कर लूं, जातिगत जनगणना पे और दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को भी संविधान में जाने का अधिकार मिले, इसके लिए एक बड़ा आरक्षण आंदोलन करके और सरकार की जो है नाक में नकेल कसने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग याद रखना, जब हमारे बीच में ये पल्लू करके बैठी हमारी माँ बहनें जाएंगी और अपने हकों के लिए संविधान में, संसद में जाके बोलेंगी, तब आएगा संविधान में महिला आरक्षण का सही फायदा तब मिलेगा। और अगर ये नहीं जा सकती तो ऐसा कोई भी जो है अधिकार हमें मंजूर नहीं, ऐसा कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि समय कम है और मुझे पीछे से बताया गया कि भीमनाल में ग्राउंड भर गया है, 5 घंटे का सफर है। एक संविधान बचाओ मार्च हम लोग करेंगे। बहुत अनुशासन में आना। आज की संख्या आपकी इतनी है कि जहां से पानी नहीं निकलता हो जिस धरती से, वो भी इससे भी पानी निकल जाएगा, याद रखना। बहुत अनुशासन में वॉलंटियर साथियों से कहूंगा कि वो व्यवस्था बनाए। और ये 500-700 मीटर का मार्च है, अनुशासन में चलना। बस आखिरी बात बताओ, आपका चुनाव निशान क्या है? पहले ये बताओ, जोर से बताओ, क्या है चुनाव निशान? चलो मैं एक बार बताता हूं, आपको याद रहे कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। आपका चुनाव निशान है केतली। इधर आप केतली में एक एक वोट डाल के उसको मजबूत करोगे तो केतली की ताकत से जो निकल के आएगा वो आपकी सारी समस्या हल करने के लिए लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।